वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको लूसेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लूसेंट आता है। आपको पता ही होगा लूसेंट की जीके जिसने पढ़ ली उसके लिए तो थोड़ा सा जीके जीएस में नंबर गेन करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैंने इस किताब को तो 1-2 बार पढ़ा है और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आती है, मतलब लाइनें, मतलब बहुत ज़्यादा इतने पेज है इसमें, लेकिन अगर इसको हमें जल्दी जल्दी कवर करना है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होती है उसको मेरे साथ आप अंडरलाइन करते चलिए। और पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में जो स्टार्टिंग की लाइन दी है उसको बस आपको नॉर्मली पढ़ लेना है, उसको इतना रटना नहीं है, क्योंकि वहाँ से इतना रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा। जैसे कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला या उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा जाता था। इस लाइन को आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा नॉर्मली। अगर जो मेन इंपॉर्टेंट है जहाँ से ये शुरू हुआ है कि सबसे पहले जो है इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को है। ये पॉइंट आप लिखिए कि हाँ, इतिहास को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहले जिसने बांटा था उसका नाम क्या है? क्रिस्टोफ सेलियरस नाम है। ठीक है, उसके बाद हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में भारतीय इतिहास के जो स्रोत से जहाँ से हमें भारतीय इतिहास के विषय में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उनमें धर्म ग्रंथ हो गया, ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, विदेशियों के जो भी विवरण थे, जैसे कि विदेशी जो आए हुए थे मतलब भारत में, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य जो भी खोद के दौरान हमें मिला, तो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारियाँ। भारत का सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद सबसे प्राचीन है और इसके जो संकलनकर्ता है वो कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद व्यास तो आपने सुना ही होगा नाम। वेद वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा औपचारिक मानती है। बस याद रखिए 4 वेद होते हैं। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और इन चारों वेदों को क्या कहते हैं? इन चारों वेदों को संहिता कहते हैं। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद होता है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहता है। इसमें आप ये याद रखिए कि 10 मंडल होते हैं, 1028 सूक्त और इतनी ऋचाएँ होती है। 10 मंडल तो याद ही रखिएगा। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ये भी लाइन जो है इंपॉर्टेंट है कि ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो होत्री कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में मिलता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है ऋग्वेद में, पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है? तो 3रे मंडल में है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल में हमें जो विभाजन मिला था, मतलब व्यवसाय के आधार पर जो विभाजन किया गया था। और इसमें 8वें मंडल को निम्नलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यहाँ पे दिया है कि 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण दिए गए हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये सब के बारे में दिया हुआ है कि हाँ 10वें मंडल में, याद रखिएगा 10वें मंडल में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऋग्वेद को कई प्रकार में अघन्य, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है अघन्य। अघन्य पूछता है कि ऋग्वेद में अघन्य किसको कहा गया? तो इसका संबंध जो है वो गाय से है, अघन्य। और इस जो ये है ईसा पूर्व और ईस्वी, AD BC आपको पता ही होगा। BC जो होता है बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व के जो समय को ईसा पूर्व कहा जाता है। तो ये आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा। फिर आता है विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में 1904 में तैयार किया, और इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लाइन चले तो हाँ, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और अगर हम नचे, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद जिसका स्थान आता है वो है शतपथ ब्राह्मण। फिर यजुर्वेद में आते हैं। यजुर्वेद में ससुर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है, जिसमें मंत्र दी हुई है, बलि दी हुई है, यज्ञ के बारे में वर्णन किया गया है और बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद्य दोनों में है। और बस ये याद रखिए कि हाँ, यज्ञों के नियम विधि विधान यजुर्वेद में है, गद्य पद्य दोनों में है ये वेद। और सामवेद पे आते हैं। सामवेद जो होता है, साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा जो है गान से इसका मतलब होता है गान। इसके पाठकर्ता को उदात्रु कहते हैं और इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो भारतीय संगीत का जनक जो है वो सामवेद को कहता है। और यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन। सामवेद का बस याद है कि संबंध जो है गायन से है, और इसमें जो है अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। अथर्ववेद की बात करें तो अर्थवा ऋषि द्वारा इस वेद में, यहाँ पे आएंगे, अर्थवा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल इतने मंत्र हैं
और अर्थवेद की बात करें तो इसमें जादू, टोना, औषधि इन सब का उल्लेख है। तो वो पूछेगा जादू टोने से जो संबंध है या अंधविश्वास से, तो वो अर्थवेद में दिया गया है। तो हमारा ये टॉपिक खत्म था। हम देखो हमने ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद और अर्थवेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। और मंडल याद रखेंगे कि मंडल जो है तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है, 9वें मंडल में देवता शिव का उल्लेख है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त जो है ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन सब का वर्णन 10वें मंडल में है। उसके बाद यजुर्वेद पे आ जाएंगे। यजुर्वेद में यज्ञ से रिलेटेड हो गया, बलि से रिलेटेड हो गया, ये सब यजुर्वेद में दिया हुआ है। बलिदान विधि का हो गया। और गद्य पद्य दोनों में यजुर्वेद है। सामवेद का संबंध गायन से है। और इसके जो सामवेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको उदात्रु कहते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद के उसको क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और यजुर्वेद के पाठकर्ता को अधर्वी कहते हैं। ये मतलब पूछ सकता है कि इसके इनके पाठकर्ता को क्या कहते हैं, तो ये पाठकर्ता वाला याद रखिएगा। अर्थवेद आ गया। अर्थवेद में जादू टोना, अंधविश्वास, औषधि इन सब से रिलेटेड है अर्थवेद। उसके बाद अगर हम चलें तो अब नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नॉर्मली आपको पढ़ लेना है कि अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। ज़्यादातर हमसे पूछता है कि अर्थवेद किस चीज़ की ओर, मतलब किस, और उसमें क्या क्या उल्लेख है अर्थवेद में। जादू टोना किस में है, अंधविश्वास किस में है, गायन से कौन सा संबंधित है ऋग्वेद में, यही सब आप मेन पॉइंट है। ज़्यादा टाइम मतलब इसको बस नॉर्मली आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक याद रखिएगा कि जो है यजुर्वेद जो है वो शुक्ल और कृष्ण 2 शाखाओं में बटा हुआ है। यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। उसके बाद सबसे प्राचीन ऋग्वेद है हमारा, और सबसे बाद का जो वेद है वो अर्थवेद है। उसके बाद हमारा आता है ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आता है। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों को स्थान है। ये याद रखिएगा, मतलब कि संहिता मतलब क्या होता है? चारों वेदों को मिलाकर हम संहिता बोलते हैं। उसके बाद जो इधर वेद और ब्राह्मण ग्रंथ दिया, ये याद रखिएगा। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऐतरेय, कौशिकी। यजुर्वेद का तैतरीय और सतपथ है। सतपथ हमने पढ़ा था ना कि सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का जो स्थान है वो ऋग्वेद के बाद आता है। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविंश है। और अर्थवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो गोपथ है। ये याद रखिएगा, वेद और उनके ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो भी हैं वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। और प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसे साड़ी में यहाँ पे दिया हुआ है कि ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है ये गद्य, ऋग्वेद जो है वो गद्य में लिखा गया है, ऐतरेय कौशिकी है। इन ब्राह्मण ग्रंथों में हमें राजा परीक्षित जो थे और उनके बिंबिसार की पहले की जो घटनाएं उनका ज्ञान प्राप्त होता है। मैं थोड़ा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को? जैसा होगा बताइएगा। पहली वीडियो मतलब लूसेंट की है तो सपोर्ट करिएगा, जिससे मैं आपका जल्दी जल्दी कवर करा सकूं और अच्छे तरीके से पढ़ा सकूं। तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद सतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। सतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। और उपनिषदों की संख्या 108 उपनिषद होते हैं। और इसको आप इस यज्ञ से जुड़े शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या होती है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त हुए। मैत्रेयनी संहिता में क्या है कि जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। तो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति, मैत्रेयनी संधि। सतपथ ब्राह्मण में स्त्रियों को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। अब एक जो इम्पोर्टेंट लाइन थी वो है जबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जो 4 आश्रम हमारे होते, गृहस्थ आश्रम और वनप्रस्थ आश्रम, ये जो भी आश्रम है 4 आश्रम हमें पता ही होंगे आपको, जबालोपनिषद में मिलते हैं। ये बस ये पूछे किस में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है नॉर्मली? हाँ, जबालोपनिषद में मिलता है। उसके बाद स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ मनुस्मृति मानी जाती है। मनुस्मृति जो है ये शुंग काल का मानक ग्रंथ है। बस याद रखना कि सबसे प्राचीन और प्रामाणिक जो मनुस्मृति मानी जाती है। उसके बाद आते हैं वेदांग और सूत्र में आते हैं। वेदांग में बताया गया कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग है। कौन कौन से? बस 6 वेदांग का नाम याद रखिए। शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा शुद्ध मतलब उच्चारण शास्त्र, कल्प कर्मकांडीय विधि, निरुक्ति शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र। बस 6 वेदांग याद रखिए, शिक्षा, कल्प, निरुक्ति, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वैदिक साहित्य को बनाने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। और धर्मशास्त्रों के से इसे भी आप ऐसे नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछता। एक याद रखिए, सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। और फिर हम आते हैं पुराण पे याद रखेंगे। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। और इसके जो रचयिता हैं वो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है।
और भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण जो मिलेगा वो पुराणों में मिलेगा। पुराण में जो है संख्या 18 है। 5 जो है ऐसे पुराण हैं जिसमें मतलब राजाओं की वंशावली पाई जाती है। मुख्य भी इन्हें बोला जाता है मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्रह्मांड ब्राह्मण और भागवत। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, तो ये भी याद रखें कि हाँ जो है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। और अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी उस टाइम पे, मतलब स्त्रियों और शूद्र जो है उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन ये था कि वो पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे, तो वहाँ वो सुन सकते थे। और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है। बस उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाएंगे बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य में। शॉर्टकट में बोला जाए तो हमें उपनिषद, आरण्यक, उपनिषदों की संख्या कितनी है, आरण्यक कौन कौन से हैं, ब्राह्मण किसके कुछ, जैसे ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, और सबसे प्राचीन जो है पुराण कौन सा है। और ये याद रखिएगा कि विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है, मत्स्य पुराण आनंद शतावन से संबंधित है, वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद आते हैं बौद्ध, जैन और अन्य साहित्य आते हैं। ये साहित्य है तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जातक, जातक बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय ये सब दिया हुआ है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, इसको भी अंडरलाइन किया क्योंकि बहुत से परीक्षाओं में पूछा गया कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो आगम कहा जाता है। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात है। ये सब ग्रंथ जो कल्पसूत्र, आगम हो गया या जातक हो गया, किस धर्म से संबंधित, जैसे जातक जो है बुद्ध की पूर्व जन्म से संबंधित है, आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। तो याद रखिए कौन सा ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है, क्योंकि यही पूछेगा कि आगम किस धर्म से संबंधित है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, और चाणक्य में याद रखिए कि अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य, और यह 15 अधिकरण से मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। और फिर नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का प्रयास। सबसे इंपॉर्टेंट तो राजतरंगिणी बहुत बार पूछी जाती है। राजाओं की राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है, और इसमें कश्मीर का जो है उल्लेख किया गया है। कश्मीर के शासकों का वर्णन है राजतरंगिणी में। बस कहाँ का उल्लेख है, कश्मीर का, कश्मीर से संबंधित राजतरंगिणी कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। बस अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचा नमान लेखक में है। लूसेंट को आप ऐसे पढ़िए जैसे कि आप बस नॉलेज, मतलब जैसे पढ़ते जा रहे हैं, और जो इम्पॉर्टेंट लाइन है उसे अंडरलाइन करिए। ज़्यादा प्रेशर नहीं। अगर आपने लूसेंट अभी शुरू किया है या बहुत टाइम बाद उसको रिवीजन कर रहे हैं तो आराम से पढ़िए, और इतना कोई वो नहीं है, कठिन नहीं है कि आप ये किताब ख़त्म नहीं कर सकते या पूरा नहीं कर सकते। बहुत ही आसानी से ये ख़त्म हो जाएगी। और ये नॉर्मली जस्ट मेन टॉपिक इसमें लूसेंट में दिए हुए हैं कि आप जो है इसको पढ़ लेंगे तो जीके जीएस किसी भी एग्ज़ाम में आता है तो वो आराम से आपके लिए ईजिली जो है पासिंग मतलब दिला ही देगा, क्योंकि जीके जीएस ज़्यादातर क्वेश्चन लूसेंट से आते हैं, और लूसेंट बहुत ही पुरानी किताब है जहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो जीके जीएस में अगर आपने लूसेंट ख़त्म कर ली तो जीके जीएस में आपको बहुत ही, मतलब आपको टेंशन लेने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा आपका तैयार हो जाएगा फॉर एसएससी और किसी भी अदर एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट के लिए, टेट के लिए, सब के लिए है ये। और फिर याद रखिएगा कि कात्यायन की अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि, अष्टाध्यायी याद रखिएगा पाणिनि से संबंधित है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि। और अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी उसका भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख है, इसको भी ऐसे पढ़ लीजिएगा। और पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था, पता ही होगा आपको, और महाभाष्य में शुंगों के इतिहास का पता चलता है। उसके बाद ये वैसे आपने पढ़ लिया। फिर आते हैं विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। विदेशी यात्री याद रखिएगा, टेशियस, हेरोडोटस। हेरोडोटस इज़ इम्पॉर्टेंट। हेरोडोटस क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बात तो इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री। इनकी एक बुक थी हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका किसकी बुक है, हेरोडोटस की बुक है। हेरोडोटस कौन थे, मतलब फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं, हेरोडोटस के कहते हैं। टेशियस नॉर्मली नहीं पूछा जाता था, लेकिन इतना याद है कि ईरान का राज्य वह था। मतलब हेरोडोटस इज इम्पॉर्टेंट।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हेरोडोटस के बाद आते हैं। आज हम जो है पूरा पढ़ लेंगे, फिर कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो सिंधु सभ्यता स्टार्ट करेंगे। जितना भी बाकी का सिंधु सभ्यता से पहले का है वहाँ तक पढ़ेंगे। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नियाकस, आनिस्टर और भी जो विवरण अधिक प्रामाणिक है। ज़्यादातर निरियाकस के बारे में पूछता है कि निरियाकस जो है वो किसके साथ आया था, तो सिकंदर के साथ आया था। मेगस्थनीस की बात करेंगे। सैलुकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीस, ये इंपॉर्टेंट है मेगस्थनीस के बारे में। मेगस्थनीस की जो बुक है इंडिका, ये मेगस्थनीस, ये भी बहुत कुछ, एक तो हेरोडोटस का हो गया, मेगस्थनीस का हो गया। इसमें अगर देखेंगे तो टॉलमी का बस ये भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी, ये ज़्यादातर ज्योग्राफी में आई थिंक आ जाता है। और मेगस्थनीस की बात करें, सैलुकस निकेटर का राजदूत था। डाइमेकस जो है सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राजदरबार, बस याद रखिए कि डाइमेकस बिंदुसार के राजदरबार में आया था, और सीरियन नरेश जो है अंतियोकस का राजदूत था डाइमेकस। और डायनोसियस अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी फिल्डेस का राजदूत था। वैसे नॉर्मली तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो पूछता है वो मेगस्थनीस का पूछता है और हेरोडोटस का पूछता है, और इबन बतूता से रिलेटेड पूछता है, अलबन्नी का पूछता है, इत्सिंग, हेंशोंग, फाइयान। इतने लोग तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन लोग का तो ज़्यादा याद रखिएगा। कौन कौन से? फाइयान, अलबन्नी, हेंसोंग, इबन बतूता और हेरोडोटस। किसके टाइम पे आए थे, कौन उस टाइम पे शासक था, कौन सी किताब लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी टॉलमी पढ़ लीजिएगा, भारत का भूगोल। प्लिनी ने लिखा है नेचुरल हिस्ट्री, बस इनकी बुक याद रखिएगा, नेचुरल हिस्ट्री, प्लिनी। उसके बाद फाइयान इज़ इम्पॉर्टेंट। फाइयान जो आया था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाइयान। और बस फाइयान किसके टाइम पे आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। थोड़ा सा पढ़िए हाँ क्या उल्लेख किया था। मध्य प्रदेश जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश, उसके समाज और संस्कृति के बारे में 14 वर्ष तक भारत रहा। फाइयान किसके टाइम पे आया? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाइयान। और फिर हेंसोंग पे आते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है मैं वही लाइन आपको पढ़ाऊँगी, क्योंकि पूरी किताब मैं लाइन से बोलती जाऊँ तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताती चलिए, वो अंडरलाइन करिए और उसको अच्छे से मतलब याद कर लीजिए। बाकी जो टॉपिक्स हैं जो मैं छोड़ दे रही हूँ उसको बस ऐसे आप नॉर्मली पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट जो लाइन है जो एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में पढ़ाऊँगी। हेंसोंग इज़ इम्पॉर्टेंट। हेंसोंग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हेंसोंग जो है वो चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया था। चीनी यात्री था हेंसोंग, और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के समय वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा, और बिहार में नालंदा स्थित नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहाँ पे उसने अध्ययन किया। इसने CU नाम से प्रसिद्ध जो है प्रसिद्ध मतलब एक वो लिखा था, विवरण मिलता है CU नाम से, तो पूछेगा CU, हेंसोंग। और बस याद रखिए CU हेंसोंग किसके टाइम पे आया था? हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में इसने अध्ययन किया था। हेंसोंग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? शैलभद्र थे। ठीक। इत्सिंग का याद रखिए। इत्सिंग जो है ये भी नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय के समय भारत का वर्णन करने आया था। विक्रमशिला जो कि तक्षशिला में है। और बस इत्सिंग 7वीं शताब्दी के अंत में आया था। चलो, तो नॉर्मली जो बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये पूछ लेता है कि कौन किस टाइम, मतलब कौन सा यात्री किसके सबसे पहले आया था, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो पूछ लेता है कि किस टाइम पे कौन आया था। तो ये बहुत ही रेयर होता है कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। जो नॉर्मली हेंसोंग किसके टाइम पे आया था, हेंसोंग की CU किसकी किताब है, या हेंसोंग की कौन सी हेंसोंग ने कौन सा मतलब किस उसमें अपनी यात्रा का विवरण मिला है, CU उसने लिखा था। अलबन्नी किसके टाइम पे आया था? फर्स्ट महमूद गजनवी के टाइम पे आया था अलबन्नी, महमूद गजनवी, ये याद रखिएगा। उसके बाद इसको किताब-ए-उल उसने जो है अरबी में लिखी थी जो कृति, उसका नाम था किताब-ए-उल-हिंद तहकीक-ए-हिंद। इसका मतलब होता है भारत की खोज। इसकी किताब का नाम याद रखिएगा। प्लस इसने जो भी वर्णन किया, जैसे इसने धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज, प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल, मूर्तिकला, मतलब इसने क्या क्या अपनी किताब में वर्णन किया, इसको भी पढ़ लीजिएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, किसके टाइम किसके साथ आया, इसने कौन सी किताब लिखी, ठीक है, और इसने क्या वर्णन किया, इसको ऐसे ही पढ़ लीजिएगा, जिससे क्वेश्चन आए तो आप बता दें कि हाँ इसने इस चीज़ का विवरण मिलता है इसकी किताबों में। इबन बतूता इसने रेहला नामक जो है किताब लिखी थी।
अरबी भाषा में लिखी थी। और इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली का, और फिर मोहम्मद बिन तुगलक जो था इसकी विद्वता से प्रभावित होकर इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो इब्न बतूता रिहला नामक पुस्तक लिखा था इसने, किसके टाइम पे आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आया था। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली पे शासन करता था। और फिर इसके बाद तारानाथ मार्को पोलो, इसमें मार्को पोलो भी पढ़ लीजिए। मार्को पोलो का बस पांड्य देश के उस पर आया था, यात्रा पर आया था, और इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, इतना आप लोग को समझ में आ गया कि हिंदसोंग, सियूकी, अलबनी, किताबुल हिंद। उसके बाद पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी मतलब भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, इसको बस एक वन लाइनर की तरह रट लेना है कि हाँ फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी सर अलेक्जेंडर कनिंघम, बस अलेक्जेंडर कनिंघम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह। उसके बाद मिलता है कि बोगास कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता, कौन कौन से देवता का उल्लेख मित्र, वरुण, इंद्र, नासिक, इनके नाम से मिलता है। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। दुर्भिक्ष की जानकारी जो है ये हमें मिलती है, मतलब दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगोरा अभिलेख। सर्वप्रथम भारत पर जो होने वाले आक्रमण की, मतलब होने वाला जो हूण आक्रमण था उसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख। सती प्रथा, सती प्रथा का बहुत बार पूछा कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरड़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, एरड़ अभिलेख, सती प्रथा। फिर सतवाहनों राजाओं का पूरा इतिहास किस अभिलेख में है? उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया। रेशम बुनकर की सीढ़ियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख। और फिर उसके बाद कश्मीरी नौपाषाणिक जो पूरा स्थल था बुर्ज होम, बुर्ज होम ये भी बहुत पूछता है, बुर्ज होम। इसमें क्या था कि इसमें गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है जिसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी वहाँ पे। प्राचीन, ये भी इंपॉर्टेंट, प्राचीनतम सिक्कों को आहत, इसको भी अंडरलाइन करिएगा कि प्राचीनतम सिक्कों को आहत कहा जाता था। और यहाँ पे जो अभिलेख और शासक दिए हुए ये तो आप रख लीजिएगा अपने जुबान पे, ये क्वेश्चन इसमें से कहीं ना कहीं आ ही जाता है किसी ना किसी एग्जाम में। जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, किसके शासक कौन थे उस टाइम शासक? तो वो है कलिंगराज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रादमन। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभलेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी जूनागढ़ अभिलेख स्कंदी। सो बस ऐसे जल्दी जल्दी रट लीजिएगा दिमाग में, इसकी कौन सा अभिलेख कौन से शासक के टाइम पे, ये सब आप रट लीजिएगा। देवपाड़ा, बंगाल शासक विजय सेन, इनको रटना है, अपने माइंड में रख लीजिएगा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इपिग्राफी कहते हैं अभिलेखों के अध्ययन को। समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेम, एक समुद्रगुप्त की बीड़ा बजाती हुई मुद्रा मतलब उनके टाइम पर प्राप्त हुई, जिससे उनको पता चलता है कि उनको संगीत से कितना लगाव था समुद्रगुप्त को। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि बीड़ा बजाती हुई मुद्रा के मतलब किससे संबंधित है, किस शासक से संबंधित है, या कि कौन से शासक थे बीड़ा बजाते हुए? तो वो है समुद्रगुप्त, बस। उसके बाद हमारा जो आता है नेक्स्ट टॉपिक वो है ये आर्किमेडू, रोमन सिक्के से प्राप्त होता है, इसको भी ऐसे ही पढ़ लेंगे। स्वर्ण भूमि किसे कहते हैं? तो वर्तमान में जो म्यांमार है उसको स्वर्ण भूमि कहा जाता था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर भारत की मंदिरों की काल की शैली नागर शैली, ठीक है। भारत की मंदिरों की कला द्रविड़ शैली, और दक्षिणी मंदिरों दोनों को मिलाकर जो है वेशर शैली। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पंचायतन, पंचायतन शब्द रचना से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पंचायतन शब्द किससे संबंधित है? तो ग्राम पंचायत से मत मार दीजिएगा। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली संबंधित है। ये जो है एक हिंदू मंदिर जो होता है वो 4 सहायक मंदिरों, मतलब जो मुख्य मंदिर होता है वो 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है, तो उसी को ही पंचायतन कहते हैं। पंचायतन के उदाहरण कंदरिया हो गया, महादेव मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, लिंगराज मंदिर, दशावतार मंदिर, गुंडेश्वर मंदिर। तो यहाँ पे ये पूरा जो है इधर का ख़त्म हो जाता है। अब हमारा आएगा सिंधु सभ्यता, वहाँ से कल स्टार्ट करेंगे। बाकी आप लोग को जो मैंने बताया है वो चीज़ अंडरलाइन कर लीजिएगा, और जो चीज़ याद करने वाली है उनको अपने माइंड में याद कर लीजिएगा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गया, वो टॉपिक हो गई, उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हमारा जो है ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, इसको पढ़ लीजिएगा। और जो हमने पढ़ा कि स्तंभ और उसके शासक अभिलेख जैसे कि सती प्रथा एरड़ अभिलेख से संबंधित है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जल्दी जल्दी हर टॉपिक को कवर करते चलेंगे। आज आपको होमवर्क ये मिलता है कि ये जितना टॉपिक मैंने पढ़ा
मतलब आपको पढ़ाया, वो टॉपिक आप आज ही के आज ख़त्म कर लीजिएगा, आज ही के आज आप याद कर लीजिएगा उसको, और फिर अगले दिन जब सुबह होगी तो आप उसको रिवाइज़ भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर कोई टॉपिक आप पढ़ते हो तो उसको अगले दिन रिवाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो फिर वो आप भूल जाते हो, या एक साथ फिर से वो आपके सामने आ जाता है, तो आप फिर से लाइक ये तो मैंने पढ़ा था, दोबारा रिवाइज़ करने का फिर मूड थोड़ा सा नहीं रहता है। तो जिस दिन आप पढ़ो उसके अगले दिन रिवाइज़ ज़रूर करो। इससे क्या होगा, जब आपके माइंड में वो चीज़ आ जाएगी तो आप एग्ज़ाम के टाइम जब ऑप्शंस देखोगे तो वो भी आपको तुरंत आ जाएगा दिमाग में कि हाँ, ये इन्होंने ही किया था, ये इनके ही टाइम पे हुआ था। तो इसको भी रिवाइज़ करते चलिए, पढ़ते चलिए, बहुत ही जल्दी लूसेंट ख़त्म भी हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए कि लूसेंट जो है अब आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए और किताब लेके बैठिए, अंडरलाइन कीजिए मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और बाकी जो वैसी टाइप के हैं उनको बस आप नॉर्मली पढ़ लीजिए। जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हमेशा आती है, उसको अंडरलाइन करते चलिए। इससे जब एग्ज़ाम होंगे आपके तो जीएस आपका कवर हो जाएगा। जीएस कोई भी डरने की चीज़ नहीं होती है, बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाती है। जीके जीएस तो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट भी होते हैं ये, लेकिन बहुत ईजी भी होते हैं कि आप आसानी से हर चीज़ की नॉलेज जो है गेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये मेरी पहली वीडियो मतलब लूसेंट को लेकर के है, तो सपोर्ट करिएगा जिससे मैं आगे भी वीडियो डाल सकूं। तो जैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा, कोई कमी हो तो वो भी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।